नमस्कार दोस्तों, बॉस्किन कोचिंग क्लासेज जीके हब जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही डे रूटीन की कड़ी के अंदर आज अपन करंट अफेयर्स समसामयिकी अखबार पर आधारित कक्षाएं, जो विशेष कक्षाएं होती है राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए, उसका नेक्स्ट वीडियो क्लास नंबर 4 वीडियो 4 बनाया है। ये मैंने पुलिस के पेपर को मद्देनज़र रखते हुए पहले जैसे अवगत कराया आपको, उसी प्रकार से बनाया है। तो आप वही नोट्स बना लो, लिखते जाओ, बार बार चीज़ों को पढ़ो और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, तो कृपया आप भी मेरा साथ देवें। इन वीडियो को देखने से पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं नहीं कहता कि चलो लाइक और इतना करना कोई ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करोगे और सब्सक्राइब कर दोगे तो बाकी स्टूडेंटों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी अदर स्टूडेंट्स जो होंगे उनको काफ़ी ये कारागार साबित होगा आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों, ये मैं जो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर नहीं जाएगा। मैं पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप सीरियसली पढ़ें, ऐसे मजाक में ना लेवें इनको, और इनकी क्लासों को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास भेजें ताकि वो पढ़कर अपना कुछ फ़ायदा कर सके। देखो दोस्तों, पहली न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मैं कुछ न्यूज़ें तो उठाता हूँ स्पेशल अलग अलग बुकों से, मूमल, क्रोनोलॉजी, अखबार, मोबाइल ऐप्स होते हैं, मासिक करंट अफेयर्स होती है, आपकी प्रतियोगिता दर्पण होती है, क्रोनोलॉजी वगैरह सारी चीज़ों से ही उठाता हूँ मैं। एक एक जो क्रीम न्यूज़ होती है ना, उसको उठाता हूँ, फालतू कचरा नहीं उठाता। तो उन फालतू कचरे को छोड़कर ये इंपॉर्टेंट बनाया, तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो और इसको अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों देखो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अब देखो प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? एक पार्टी होती है जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, प्रत्येक राज्य में बागडोर किसी एक पर्सनल व्यक्ति को दी जाती है। उस व्यक्ति का जो पद होता है, सोपान होता है, वो पद सोपान क्या है? उसका प्रदेश अध्यक्ष होता है। 6 वर्ष तक का कार्यकाल, मतलब एकमात्र व्यक्ति बना कांग्रेस में जिसने 6 साल तक अकेले ने पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की है, वो है श्रीमान सचिन जी पायलट, जो अभी राजस्थान सिनेरियो में चर्चित रहे हैं। उसकी बात बाद में करेंगे दोस्तों, अपन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखो कि कांग्रेस से कौन था? पीसीसी आपके सचिन पायलट थे। इन्हीं की जगह हाल ही के अंदर किन को बनाया? गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया है। किन को? गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया है, जो अपने शिक्षा मंत्री है राजस्थान के। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो है सतीश जी पूनिया, जो जयपुर विधानसभा से जीते हुए हैं। जबकि टोंक से सचिन पायलट कहाँ से? टोंक से जीते थे। और गोविंद सिंह डोटासरा जो है कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के कौन है? सतीश जी पूनिया। अब राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पर वही सोनिया गांधी है, और इधर राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कौन है? आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों भी भारतीय जनता पार्टी का। आप खुद लिखिए अपने मन से, ठीक है? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है नेशनल लेवल पर, ठीक है? आगे देखो, राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो पूर्व कौन थे? मदन लाल सैनी थे, जो मृत्यु के कारण चर्चा में भी रहे थे। उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी ध्यान रखो आप। 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया गया है। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष है ये अभी वर्तमान में। अब देखो, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी वर्तमान में। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? लालचंद कटारिया, जो अभी क्या है आपके उपाध्यक्ष है और कृषि मंत्री भी है दोस्तों। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ना, बात इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष है ना, ज़रूरी नहीं है इनको ही बनाए, लेकिन इनको चुना गया है जो 10वीं अनुसूची है उसके लिए। अब देखो, जो ये समिति बनाई है ना, ये किसने बनाई है? संसद ने। तो उनमें इस व्यक्ति को राजस्थान से चुना है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी ये सीपी जोशी नहीं है, ओम बिरला है। ओम बिरला कहाँ से थे? कोटा से। तभी तो सुपोषित अभियान वहाँ से स्टार्ट किया था 2020 में। अभी हाल ही में एक योजना चली है सुपोषित अभियान, केंद्र सरकार से गठित योजना थी, प्रवर्तित योजना। वो कहाँ से चली है? कोटा से। माँ सुपोषित अभियान कुपोषण को ख़त्म करने के लिए चलाई गई है। वो बच्चों को खाना वगैरह देखभाल करने के लिए, जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे। तो उसी ने कौन है आपके ओम बिरला कोटा से, उनको क्या बनाया गया है?
संसद का लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष है ना, उन्होंने एक समिति बनाई है। इस समिति में सभापति किसको बनाया है? सीपी जोशी को। और ये आदेश दिया है कि जो 10वीं अनुसूची है, अब 10वीं संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको रफ पेपर पर समझा देता हूँ। जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, वो अनुसूचियों में देखो जो 10वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची दोस्तों? 10वीं अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची किसकी है दोस्तों? आपके दल बदल का कानून है। 10वीं अनुसूची किसका कानून है? दल बदल का। दल बदल का ये कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। 52वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 के अंदर, ठीक है। तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर कोई भी राजनेता है चुनाव पार्टी से जीतने के बाद में उस पार्टी से दल बदल लेता है, वो जैसे कांग्रेस से तो चुनाव जीत गया और बाद में वो बीजेपी में जा रहा है। अभी जैसे सचिन जी पायलट है, उन्होंने किया था, तो वो दल बदल के कानून का क्या कौन का निर्धारण करता है? लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष करता है निर्धारण, और राज्यसभा में राज्य के अंदर कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने लिया था ना, अभी इसकी सदस्यता निरस्त की जाती है, मतलब बर्खास्त कर दिया जाता है, वो कोई एमएलए नहीं रहता या एमपी नहीं रहता। तो इस प्रकार ये दल बदल के लिए ही एक संशोधन हुआ था, उसके लिए बनाई गई थी ये, इनको कानून बनाने के लिए। अब देखो कुल अनुसूचियाँ संविधान में थी मुख्य में 8 और अभी वर्तमान में है 12। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ। तो ये 4 अनुसूचियाँ जो जुड़ी थी वो बता देता हूँ मैं। हालांकि संविधान में अपन पूरी 12 की बात करेंगे, बात तो 12 की करनी है ना, तो 12 की बात करेंगे तो अपन अभी 4 की कर लेते हैं। 8 से 4 मिलाकर 12 कौन सी हुई थी? पहली हुई थी 9वीं अनुसूची, ये था भू सुधार भू अधिग्रहण अधिनियम। ये पहला संविधान का संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का। उसमें क्योंकि भारत विकसित देश नहीं है, भारत विकासशील देश है ना, तो विकासशील देशों में विकास तो होता ही रहेगा। जब तक भारत विकसित नहीं बन जाएगा तब तक संशोधन होता रहेगा। जैसे आप और मैं हूँ, आप कब तक पढ़ाई करोगे? जब तक नौकरी नहीं लगोगे। जिस दिन नौकरी लगोगे पढ़ाई करना छोड़ दोगे, एक अचीवमेंट आ जाएगा। तो वैसे ही भारत का संशोधन कब तक होता रहेगा संविधान में? जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा। तो भारत विकसित होगा तब, अभी तक तो भारत विकासशील देश है दोस्तों, तो भारत विकसित होने के बाद में संशोधन बंद हो जाएंगे। तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में संविधान लागू हुआ नहीं, संशोधन हो गया था। पहला जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहले अनुसूची 9वीं कौन सी? पहले संशोधन के तहत 1951 में भू सुधार भू अधिग्रहण अधिनियम। दूसरी जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, ये थी 52वां संविधान संशोधन दल बदल का कानून 1985 में। तीसरी 11वीं जोड़ी गई थी अनुसूची कौन से में? ये जोड़ी गई थी दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये था पंचायती राज के 18 विषयों पर कानून, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 में, 93, ठीक है। वैसे 92 था, 93 में पारित हुआ था दोस्तों। 74वां ये नगर निगम से संबंधित था, नगरीकरण से, शहरीकरण से। वो तो ग्रामीण का था 73वां, और 74वां किसका था? शहरीकरण का। तो दोस्तों ऐसे करके तो 4 जुड़ी है, तो ये हो गई। अब चलो बाकी अनुसूचियाँ बाद में बात करते हैं। वापस अपन करंट की अपनी मुख्य क्लास पर आते हैं, जो अपना लक्ष्य है। तो सचिन पायलट चर्चा में रहा, ये ध्यान रखना। और लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या करता है? अध्यक्षता करता है, निर्धारण करता है दल बदल का। पूछ लेते हैं दल बदल का दोस्तों, कई बार पूछा है इसको एग्जाम में, बहुत चर्चित है इसलिए मैंने डाला इसको यहाँ। जनवरी 2020 को प्रदेश की रूमा देवी, अब ये इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम की दृष्टि से, क्यों? रूमा देवी 2019 की प्रतिष्ठित पुरस्कार जानकी देवी बजाज पुरस्कार व नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। महिलाओं को, बाड़मेर की रहने वाली है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किया है। तो देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये रूमा देवी है ना, ये राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के अंत में, हर वर्ष के अंत में एक महिला ऐसी चुनते हैं जो पूरे राज्य में सबसे बढ़िया काम करती हो। तो इसने महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, बेरोजगार मुक्ति के लिए कार्य किया था। लगभग 2200 महिलाओं को इसने रोजगार दिलाया था, इसीलिए इसको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था 2019 का। रूमा देवी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रूमा देवी। और रूमा देवी का संबंध कहाँ से दोस्तों? बाड़मेर की रहने वाली है। और इसको जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया ना, वो जानकी देवी बजाज पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। किस नाम से? जानकी देवी बजाज पुरस्कार के नाम से। तो क्लियर होता है ये आपका। नेक्स्ट देखो, इस वर्ष का कृषि कर्मण पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। दलहन उत्पादन के लिए भारत में प्रथम रहा है। राज्य में कृषि उत्पादकता पुरस्कार दिया जाता है, जबकि केंद्र में कृषि कर्मण। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन है लेकिन है इम्पोर्टेंट। ये आपके आरपीएससी यूपीएससी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पटवार के लिए अच्छा क्वेश्चन है।
जब कोई किसान अच्छी पैदावार करता है, कोई राज्य अच्छा होगा, जब वहाँ का किसान अच्छा होगा, समृद्ध होगा, तो राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार आई है, तो गहलोत सरकार आपको पता है किसानों के प्रति वफादार रही है। जैसे कहा जाता है कि वसुंधरा जो सरकार आती है वो नौकरी पेशा वाले पे जो नौकरशाही संरचना होती है उसके लिए वफादार मानी जाती है। और ये वफादार किसके लिए हो गई? किसानों के लिए। तो किसानों के लिए भिन्न भिन्न कर्जा माफी, केसीसी योजनाएं वगैरह, पशुओं के लिए केसीसी, कृषक कल्याण कोष, हरित कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम सारे ही चलाए ना इन्होंने। तो ऐसे सारे चला दिए तो क्या हो गया? अच्छी उपज हुई राजस्थान में। तो भारत में प्रथम राज्य राजस्थान को कृषि कर्मण पुरस्कार के रूप में चुना है राजस्थान को। तो ये ध्यान रखना आप। अब देखो कृषि कर्मण जो पुरस्कार होता है ना, ये राज्य सरकार को मिलता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मतलब केंद्र सरकार का पुरस्कार तो कौन सा हो गया? कृषि कर्मण पुरस्कार। जबकि राज्य सरकार जो एक किसान को देती है वो कौन सा देती है? कृषि उत्पादकता पुरस्कार देती है। ठीक है, क्लियर है। हाल ही में जयपुर फेस्टिवल लिटरेचर में माता नहीं है दोस्तों, बातारी फुलवारी बुक का अंग्रेजी अनुवाद। अब देखो बातारी फुलवारी बुक का हाल ही में अंग्रेजी अनुवाद हो गया। जैसे ये पहले तो क्या थी? हिंदी बुक थी, और अब किस में हुआ? अंग्रेजी में। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? आपके राज्यपाल ने किया था, जो कलराज मिश्र उन्होंने किया था। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? विजयदान देथा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा। इनको क्या कहते हैं? बिज्जी। नेक्स्ट देखो, प्रदेश के खंडेला सीकर में हाल ही में यूरेनियम की खोज। अब देखो ये तो आपको चर्चा में रहा था, बहुत क्वेश्चन पता होगा। जो रॉयल सीकर है ना, खंडेला के अंदर रॉयल सीकर गांव, वहाँ पर यूरेनियम निकला था। तो राजस्थान में यूरेनियम का ये पहला और विदेश का तीसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ से अब यूरेनियम निकालेंगे। आपको पता है यूरेनियम अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला, परमाणु जो बम बनता है वो यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है, 92 होता है। और यूरेनियम बहुत ही भयंकर अनियंत्रित, इसको कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऐसी श्रृंखला देता है। ये विध्वंसकारी है। यूरेनियम किस में बदलता है? थोरियम के अंदर। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90। जबकि यूरेनियम का कितना होता है दोस्तों? 92। इसके अलावा राजस्थान में तो पहला प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। और भारत में कौन से प्रोजेक्ट? 2 जगह निकाला जा रहा है यूरेनियम, झारखंड व तेलंगाना के अंदर, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर को, जयपुर को, देखो सुनो, इस समझ लो इस न्यूज़ को। राजस्थान में जयपुर व उदयपुर को बुलेट ट्रेन के लिए चुना गया। दिल्ली अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड ट्रेन रोडवेज नहीं है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा चुना गया। अब देखो दिल्ली से अहमदाबाद के लिए एक बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? नहीं, स्टार्ट करें दिल्ली से अहमदाबाद। अब दिल्ली आपकी कैपिटल है, आर्थिक राजधानी तो नहीं है, लेकिन कैपिटल राजधानी है। भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा उद्योग, तो वहाँ से उद्योगों की कच्चा माल, पक्का माल वगैरह सारी सामग्री। अहमदाबाद आपको पता उद्योग नगरी है, अच्छी टेक्सटाइल सिटी है। तो भारत का क्या है? वो मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर है ना, तो वहाँ से जोड़ेंगे वो इसको, तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे कम समय में, अधिक से अधिक माल पहुँचे, तो माल की हानि नहीं होनी चाहिए, कच्चे माल की। तो इसके बीच में कौन कौन पड़ेंगे? जयपुर और उदयपुर। तो राजस्थान के 2 जिलों को चुना गया है बुलेट ट्रेन के लिए, जयपुर और उदयपुर को, क्योंकि यहाँ पर भी उद्योग अच्छे हैं। एक तो पश्चिमी संस्कृति है उदयपुर में, और जयपुर में क्या है? उद्योग है, और घूमने वाले पर्यटन भी इनसे आ जाएंगे बुलेट ट्रेन से। तो इसीलिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, देश में स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान रहा मध्य प्रदेश का इंदौर, लगातार 3 बार से आ रहा है ये। अब देखो 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, अभी स्वच्छता पखवाड़ा निकला है, गए महीने में निकला है। तो 2020 में सबसे स्वच्छ स्थान किसका रहा? मध्य प्रदेश का इंदौर। ये लगातार 3 साल से लगातार आ रहा है टॉप पर, टॉप फर्स्ट। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह। उन्होंने चुना था 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल होते हैं स्वच्छ भारत के सर्वेक्षण में, इससे कम वाले नहीं होते हैं। जयपुर 10 लाख से अधिक का है, महानगर है। तो जयपुर को कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? 44 रैंक मिली है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया स्वच्छता में। अभी जयपुर को कौन सी? अब देखो सुनो, यहीं जोड़ लो, अभी मैं पूरा स्वच्छ भारत का मिशन बता रहा हूँ। आप देखो स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसको समझो। स्वच्छ भारत कब चला था? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 से मोदी जी ने केंद्र सरकार से वाराणसी यूपी से शुरू किया था।
2019 तक का इसका लक्ष्य था प्रथम चरण का, जिसके अंदर पूरे भारत में शौचालय बनवाए गए। एक शौचालय में कहा गया है कि भारत में घर घर में शौचालय होगा तो सफाई होगी, और झाड़ू वगैरह निकालने से सफाई करी उन्होंने। तो सफाई का जो पहला चरण था वो 2019 तक था, और लगभग 12,000 रुपये दिए हैं। तो ये राशि भी पूछी थी, भी महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ ली कि स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं गाँवों में, इन शौचालय को कितने रुपए की राशि आवंटित की जाती है? 12,000 रुपये। चाहे वो गरीब परिवार कोई सा भी हो, BPL हो चाहे वो APL हो, सब परिवारों को दिया दोस्तों, जिस घर में शौचालय नहीं है। अब तो यहाँ तक ये भी हो गया कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा ना, तो वो सरपंच में भी खड़ा नहीं होगा। भाइयों, सफाई तो मेन जड़ है। गांधी जी क्या कहते थे कि भारत को स्वच्छ मत बनाओ, भारत के प्रत्येक गांव को ही स्वच्छ कर दो। अगर भारत का गांव गांव स्वच्छ होगा, डाणी डाणी स्वच्छ होगी, तो आपका पूरा भारत भी क्या होगा? स्वच्छ होएगा। तो भारत का प्रथम स्वच्छ गांव कौन सा था आपको पता है? निर्मल गांव, पहला बख्तावरपुरा झुंझुनू। और प्रथम स्वच्छ डाणी कौन सी थी? कीरों की डाणी, जयपुर। प्रथम स्वच्छ डाणी कौन सी हो गई? कीरों की डाणी, जयपुर। और प्रथम स्वच्छ जिला कौन सा हो गया आपका? इंदौर। और सबसे राजस्थान का टॉप स्वच्छ जिला कौन सा हो गया? जयपुर हो गया आपका, अजमेर हो गया आपका, ऐसे करके हुए। तो स्वच्छ भारत ना, इसका पहला चरण 2014 से 19 और 150वीं जयंती 2019 को भारत को स्वच्छ शौचालय मुक्त या ODF मुक्त किया था घोषित। और अंतिम जिला था वो था आपका पाली, जिसको ODF ने मतलब खुले में शौच मुक्त गाँव बना दिया था। अब दूसरा चरण चला 2019 से 2024 तक, जिसके अंदर जल शक्ति मिशन को जोड़ दिया है, मतलब घर घर नल घर घर जल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना है इस बार एग्जाम में। और दूसरा जोड़ा है भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक मुक्त कर रहे हैं भारत को दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मैंने बताई है। अब आगे देखो, स्वच्छ भारत के स्वच्छ मिशन के तहत 150वीं जयंती, ध्यान रखना 150वीं जयंती को खत्म हुआ था। ये मैंने शौचालय वगैरह बता दिए। जो शौचालय बनवा रही है उस कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? मर्यादा वेदांता है। दूसरा चरण 2019 से 24 तक है, जिसके तहत जल मिशन घर घर जल घर घर नल, जहाँ जहाँ नल वहाँ वहाँ जल। प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छ भारत की परिकल्पना महात्मा गांधी के स्वप्न मेरा देश भारत देश गाँवों में निवास करते हैं। अब गांवों को सक्षम बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 में संविधान में लिखा हुआ है, भारत में ग्राम पंचायतों का गठन अनिवार्य रूप से होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन था, उसमें राजस्थान के 3 स्टेशन थे। पहली रैंक राजस्थान में जयपुर की थी, दूसरी थी जोधपुर की, तीसरा दुर्गापुरा जयपुर का रहा था, दुर्गापुरा जयपुर। तो 3 रेलवे स्टेशन थे भारत में, टॉप 100 के टॉप 10 में आए हैं तीनों, जयपुर जोधपुर दुर्गापुरा। और सबसे गंदा शहर कौन सा रहा दोस्तों आपका? वही गंगा नदी, वाराणसी, UP। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्यों है, गंगा नदी के कारण। नेक्स्ट दोस्तों देखो, SMS हॉस्पिटल उत्तरी जयपुर, जयपुर। SMS हॉस्पिटल कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर। उत्तरी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब कि कोई ब्रेन डेड व्यक्ति था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया। इसका जो निर्माण है वो किसने करा? स्वाई सिंह ने, मान सिंह ने किया था SMS का। देश का पहला हॉस्पिटल जिसने कृत्रिम पैर, अब सुन लो इसकी पूरी GK में बता देता हूँ आपको। जो SMS हॉस्पिटल है ना, इसका निर्माण किया था स्वाई मान सिंह ने किया था दोस्तों। स्वाई मान सिंह स्टेडियम है, स्वाई मान सिंह अस्पताल है, ये सारों का निर्माण किन्होंने किया था? मान सिंह जी ने किया था। और मान सिंह है ना, इन्होंने किया, तो उसके बाद में ये फेमस रहा था भारत का टॉप 10 हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल है दोस्तों ये। और इसके अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जो भी कोई ब्रेन डेड व्यक्ति था उसका किया था, तो ये सक्षम रहा। इससे पहले कृत्रिम पैर, मतलब कृत्रिम फुट नहीं आता क्या, जयपुर फुट के नाम से जो प्रसिद्ध है वो PK शेट्टी ने बनाया था, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो मतलब सॉरी मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विश्व का तो नोबल हो गया, एशिया का कौन सा हो गया? मैग्सेसे। और भारत का कौन सा हो गया आपका? भारत रत्न हो गया। तो अब तो भारत रत्न की जगह सरदार पटेल पुरस्कार देने लग गए। तो आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए कि भारत का एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मैग्सेसे, जो किसको मिला था? PK शेट्टी को। इन्होंने पहली बार क्या बनाया था? कृत्रिम फुट। जिनके पैर नहीं था ना, उनको जिंदगी दे दी, दोबारा पैर लगा दिया था। उनके जिनका पैर कट जाता है जहर वगैरह के कारण, सर्पदंश के कारण पैर काटा जाता है, तो उनके नया पैर लगवा दिया था इन्होंने। तो ये इसीलिए PK शेट्टी चर्चा में रहा था। SMS तब भी चर्चा में था, आज भी चर्चा में है। और आने वाले समय में अपन और प्रयास करेंगे कि और भी अच्छा हॉस्पिटल हो जिसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, आज माने हुए हॉस्पिटलों में से एक, अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इलाज कहाँ पर चल रहा है आपका? कोरोना काल में अहम भूमिका किसने निभाई, मतलब सबसे पहले बेस्ट इलाज किसने किया? भीलवाड़ा मॉडल ने। और भीलवाड़ा मॉडल के जो डॉक्टर थे वो कहाँ से थे? SMS से ही तो थे। ठीक है, क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट देखिए, ये लो, देखिए प्रदेश का
सबसे बड़ा सोलर पार्क नोखा बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। अब देखो इसका समझ लो, प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क का मतलब है सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है ना, उनको पार्क के अंदर मतलब पार्क की तरह मतलब बहुत सारी प्लेटें लगा देंगे, तो उससे ऊर्जा बनेगी, तो उससे क्या प्रदूषण नहीं होता एक तो, दूसरी बात उससे एक जगह भी बच जाती है, ऊपर आसमान में लगती है तो नीचे भूमि काम में आ जाती है, और उससे किसानों को सस्ती ऊर्जा मिलती है। अब राजस्थान में ऊर्जा के अधिकतर सोलर ऊर्जा को क्या है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि भारत का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति लागू की थी 2011-12 के अंदर, और उसके बाद में 2014 थी सौर ऊर्जा नीति, और अभी हाल ही में नई सौर ऊर्जा नीति कौन सी बन गई दोस्तों, आपकी 2019 बनी है सौर ऊर्जा नीति। तो 2019 जो सौर ऊर्जा नीति है ना, उसका लक्ष्य कितना रखा गया है आपका, उसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 30,000 मेगावाट। कितना रखा गया 2025 तक, 24-25 तक कितना उत्पादन किया जाएगा 30,000 मेगावाट, और पवन ऊर्जा कितनी 4,000 मेगावाट पैदा की जाएगी। अब सौर ऊर्जा ना उसका सबसे बड़ा पार्क कौन सा, अभी पहले था बड़ला जोधपुर के अंदर, पहला और सबसे बड़ा पार्क भारत का कौन सा, बड़ला जोधपुर, लगभग यहाँ पर 2250 मेगावाट वो की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी अभी बन रहा है दूसरा पार्क, वह दूसरा बड़ा पार्क नोखा बीकानेर में बन रहा है, सौर पार्क राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन RRECL, मतलब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये वापस दोबारा करके बनाई जाती है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जो E बराबर h होती है। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी E बराबर mc², उसके अकॉर्डिंग E का मान क्या होता है E बराबर h प्लांक की स्थिरांक न्यू आवर्ती है, तो ये आपके ऊर्जा से संबंधित है। तो ये ऊर्जा की जो समीकरण थी ना, वो कैसे बनती है सौर ऊर्जा, उस पर थी। सौर ऊर्जा आपके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, किरणें, वो ऐसे नहीं आती है डायरेक्ट दोस्तों, वो आती है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जिन्हें कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। तो ये फोटोन है ना बिस्किट के पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिनसे सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं भारत के अंदर है। राजस्थान में नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। पहले तो गुजरात था, अब कौन आ गया दोस्तों, राजस्थान आ गया है अभी। और राजस्थान में सबसे बेस्ट सौर ऊर्जा के जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोने उगले उगले हीरे मोती, तो आज वो कथन सत्य हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो सुनो, बाड़मेर में क्या निकल गई, रिफाइनरी निकल गई, 26वीं देश की बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, पचवद्रा बाड़मेर वाली, तो एक तो वो हो गई। दूसरी यहाँ पर और अभी निकले पोटाश के भंडार निकल गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य से गर्मी आ रही, तो उससे क्या बन रही है, सौर ऊर्जा बन रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा साबित कर रही है राजस्थान की। मतलब ये कहावत थी ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मतलब तपती धरती ने पोखरण परमाणु परीक्षण करवा दिया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। तो आज ये जो कविता थी, आज ये जो कहानी थी, वो आज सत्य हो रही है, सत्यता की ओर इतिहास आगे जा रहा है अपना राजस्थान का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान के अपन राजस्थान का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे देखो दोस्तों, अब कुछ फैक्ट बता देंगे। 25,000 मेगावाट का नहीं है, गलत है, 30,000 मेगावाट का लक्ष्य है 2025 तक। देश में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा वाले जिले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान ने 2012 में करी थी। प्रथम सौर फ्रिज बालेश्वर में है। जोधपुर में प्रथम सौर दूरबीन उदयपुर मस्ट नाम से है, 2014 में बनी थी। प्रथम सौर आदर्श लवण पार्क नावा में है, नागौर में। प्रथम सौर रेलवे स्टेशन अजमेर में है। प्रथम सौर नदी परियोजना नर्मदा नदी परियोजना थी, मैंने आपको बता दी। 2018 में भी योजना चली थी। सौर ऊर्जा के कुछ शब्द है ना, वो आप देख लो स्पेशल से नेट पे सर्च करके दोस्तों। मैं आप करंट जीके की विशेष दे रहा हूँ, तो अभी इतना बता नहीं पा रहा। नेक्स्ट देखो, राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क व इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा राजस्थान में। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, भारत में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क मतलब बायोटेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोल रहे हैं, राजस्थान में खोल रहे हैं। प्रथम जैविक पार्क कहाँ पर है, राजस्थान का कौन सा था, बायोलॉजिकल पार्क था जयपुर के अंदर। और प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है आपका, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 0.5 किलोमीटर का, ठीक है। और ये कहाँ पर आपका दोस्तों, उदयपुर में। राजस्थान पहला राज्य था देश का जिसने जैविक नीति और जल नीति साथ लागू की थी 2010 के अंदर। जैविक राज्य कौन सा भारत का पहला, सिक्किम, क्योंकि जैविक कृषि करते हैं यहाँ पर। अब जैविक कृषि का मतलब यह है कि जो सड़ी गली का प्राकृतिक रूप से
जो कृषि करते हैं ना बिना खाद मूत के, मतलब जैसे यूरिया वगैरह नहीं देंगे, फास्फोरस, कैल्शियम सल्फेट आदि नहीं देंगे ना, जिप्सम वगैरह, तो वही कृषि क्या होगी, आपकी जैविक कृषि होगी। भाई साहब बात कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास ऐसे दोहरा रहा है कि पहले के जो प्राचीन अपने लोग थे ना, अपने जो पुरातन थे, पीढ़ियाँ थी अपनी, वो कृषि कैसे करते थे, गाय भैंस के गोबर मूत्र से कृषि करते थे, तो मलमूत्र से करते थे, तो उनसे क्या स्वच्छ खाना था, स्वच्छ खाना था तो हार्ट अटैक नहीं आता था और मजबूत बॉडी रहती थी, और 90 वर्ष अपनी क्या थी, जीवन प्रत्याशा थी, 90 वर्ष जीवन प्रत्याशा। तो आज अपन खाद मूद नाइट्रोजन वगैरह तो ये यूज कर रहे हैं, कैल्शियम फास्फोरस यूरिया एमाइड ग्रुप वगैरह ये यूज कर रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि जहरील विष बन रहा है खाना। आज का आपको पता है चंबल का तेल जो खाते हैं अपन, ये अपने लिए विष का काम कर रहा है। आप मिर्ची मसाले खाओ, ये विष, घी भी विष का काम कर रहा है। तो ये चीज़ों में प्योरिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने यहाँ तो जैविक कृषि तो बंद कर दी करना, और यहाँ पर आर्टिफिशियल कृत्रिम कृषि करने लग गए अपन। तो जैविक कृषि को वापस इतिहास दोहरा रहा है, क्योंकि जैविक कृषि नहीं होगी ना तो ये कृषि रहेगी। तो अभी आपको पता है अपना जीवन प्रत्याशा क्या है जीवन प्रत्याशा अपना 67.5 वर्ष है भारत का, मतलब औसत उम्र कितनी है, 67.5 साल है अपनी औसत उम्र। तो इसको बढ़ाने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। जैविक राज्य का मतलब हो गया पूरे राज्य में जैविक कृषि की जाती है। और जैविक जिला कौन सा हो गया, राजस्थान का उदयपुर। मतलब जो कूड़ी होती है, तूड़ी है आपका, पेड़ पौधे हैं, इनकी छालें वगैरह, पत्ते वगैरह, खाद वगैरह, गोबर वगैरह डाल के खेती करते हैं ना, वर्मी कल्चर, जो केचुए से खाद बनाते हैं उसको वर्मी कल्चर कहते हैं, केचुए की खाद बनाना। तो उससे जो कृषि हो रही है ना उसे जैविक कृषि कहते हैं। जैविक नीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, भरतपुर से हुई थी। प्रथम बार जैविक गाँव कहाँ पर है, भरतपुर में है, और दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है जो वर्मी कल्चर द्वारा संपन्न है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखें आपका हाल ही में प्रदेश का प्रथम जैविक गांव किसको बनाया, जयपुर का दादिया। ये ताजिया नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपका दादिया गांव, ये लिख लो आप, दादिया। अब ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, अभी 2020 में बनाया दोस्तों, ये अभी इस महीने में बना था। राजस्थान का देश का हाल ही में प्रदेश का प्रथम जैविक गांव किसे बनाया, दादिया, जयपुर। प्रधानमंत्री की आदर्श गांव योजना, जो प्रधानमंत्री की एक योजना चली थी आदर्श गांव, प्रत्येक MP MLA एक गांव को आदर्श बनाने के लिए गोद में लेते हैं। तो प्रथम आदर्श गांव कौन सा बना आपका, दादिया ही बना था। 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य भी है इस योजना के तहत। दादिया गाँव प्रधानमंत्री आदर्श गाँव के लिए भी चयनित था। जैविक परिभाषा भी यही होती है, मैंने बता दिया आपको। जनवरी 2020 में नागौर का पांचला सिद्धा गाँव अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव। अब देखो सुनो, नागौर में एक गांव है पांचला सिद्धा, जहां से पूरे विश्व लेवल पर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है माँ योजना। क्या नाम है, माँ योजना। इसके कारण अभी चर्चा में रहा है। और इसको शुरुआत करने के लिए जिसे फीता कटवाया था वो कौन थी, आपकी रूमा देवी। और रूमा देवी कहाँ की थी, आपकी बाड़मेर की, जो नारी शक्ति पुरस्कार जीती थी। और इसकी जो मॉनिटरिंग की ना इस कार्यक्रम की, वो किसने की थी, सृजन सीता ने। किसने की थी, सृजन सीता ने की थी। और 12 देशों की महिलाएं आई थी यहाँ पर। विश्व की कितने देशों की, 12 देशों की महिलाएं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल गैस पानी के समंदर की खोज हुई है। पूरा बरवाला के पास छोटा सा सागर मिला है। छोटा सागर, ये सागर नहीं है, छोटा सागर है। सागर, ये सागर, ठीक है। तो छोटा क्या है, सागर है, ये मिला है। अब देख लो, समझ लो, राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन आ गया, बाड़मेर, जालोर, नागौर आ गए। यहाँ पर तेल, गैस और पानी तीनों मिला एक, मतलब अंदर एक दूरबीन से देखा गया है, खोज की गई है। एक ऐसा समुद्र है जिसमें तेल भी है, गैस भी है, पानी भी है। सबसे ऊपर तो पानी होगा, उसके नीचे तेल होगा, और उसके नीचे क्या पाई जाएगी, गैस पाई जाएगी। अब तेल किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में आपको पता है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में देश के सर्वाधिक तेल की बड़े भंडार है। अभी 26वीं बड़ी रिफाइनरी भी तो यहीं मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें, तेल का भंडार सारे यहीं हैं। तो अब मैं तेल के कुछ कुओं के नाम बता देता हूँ आपको। बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2004 में सबसे बड़ी रिफाइनरी कुआं मंगला। तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे पहली रिफाइनरी कहाँ पर लगी थी, मंगला के अंदर। मंगला एक तेल के कुएं का नाम है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, कामेश्वरी, पूनम, ये किसके नाम है, सोंडे वाला, डांडे वाला, ये सारे किसके नाम है, तेल के कुएं के नाम है। अन्य अभी देखो,
अभी एक पूनम नाम का अभी खोजा था 2016 में, ये आरएस मेंस में आया था दोस्तों, ये 2013 वाले आरएस मेंस में था ये क्वेश्चन पूनम वाला। पूनम जो नया तेल का कुआं खोदा गया है, ये कहाँ पर खोजा गया था? नागौर सांचौर बेसिन के अंदर। इसके अलावा कौन है वहाँ पर? बाड़मेर में मंगला भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी आदि। भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ निकला था? माकुम के अंदर। और माकुम कहाँ पर था आपका? असम में था। और राजस्थान में प्रथम कहाँ पर निकला था? सोंडेवाला, डांडेवाला के अंदर। जैसलमेर का सबसे ज़्यादा तेल खनन, अब सुनो, सोंडेवाला डांडेवाला कहाँ पर है? जैसलमेर में। और भारत में सबसे ज़्यादा तेल खनन कहाँ पर होता है? मुंबई हाई के अंदर, या मुंबई डाई बोल दो। इसके अलावा जामनगर गुजरात में रिफाइनरी है। अब राजस्थान में सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है, देश की 26वीं बड़ी रिफाइनरी कौन सी कंपनी लगा रही है दोस्तों? इसको HPCL लगा रही है। HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट। तो इसकी तो 76% भागीदारी। ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान पुलिस में आया था। HPCL की और इसका अनुपात पूछ लिया, तो इसकी तो 76% थी HPCL की, और 24% किसकी थी दोस्तों? राजस्थान गवर्नमेंट की थी। तो 76-24 का अनुपात नया चल रहा है, ठीक है। और ये 26वीं बड़ी रिफाइनरी है, तो ये भी थोड़ा सा आप पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता समझ गए, कंज्यूमर मतलब कस्टमरों के हिसाब से देखा जाए, वो 12 राज्य में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू की जाएगी। अब देखो नाम से सुन लो कितने राज्यों में की जा रही है? 12 राज्यों में। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया कि हाल ही में वन नेशन वन कार्ड, मतलब एक देश एक कार्ड, जो राशन कार्ड चलते हैं ना BPL APL वाले, वो क्या है, हर राज्य के अलग अलग होते हैं। तो जैसे ये क्या लोगों को, जैसे जयपुर वाले लोग गए, वो मान लो दिल्ली चले गए, तो वहाँ राशन कार्ड खरीदने, गेहूँ खरीदने जयपुर आएंगे, तो उनका किराया ही कितना हो जाएगा? तो उनके किराए को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया है, भाई जो वहाँ का लोग होगा ना, तो वहीं खरीद लेगा, यहाँ आने की कहाँ जरूरत है उसको। अब वो जयपुर में आएगा, तो किराया कितना वेस्ट हो जाएगा, उसका समय, उसका काम धंधे की खोटी नुकसान हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए उसको क्या किया, इन्होंने एक योजना चलाई है अभी मोदी सरकार ने, केंद्र प्रवर्तित योजना, वन नेशन वन कार्ड 12 राज्यों में लागू कर रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है ना, वो राशन की दुकान है ना, उन पर की गई है। उसके लिए इसे कहते हैं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। मतलब आपका राशन कार्ड जैसे राजस्थान का, तो आप उसे महाराष्ट्र में भी खरीद सकते हो, पंजाब में भी खरीद सकते हो। इसको जून तक का लक्ष्य रखा गया है पूरे भारत में शुरू करने का। और इसकी जो शुरुआत है ना, वो पहले चरण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इनमें की गई थी, ठीक है। आगे देखो, अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको फैक्ट जीके। 1965 में FCI गोदाम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1964 में गोदाम बनाए गए थे दोस्तों। मतलब अकाल पड़ा था, अकाल के बाद में 1860 के आसपास अकाल था आपका, और अकाल के बाद में युद्ध हो गया। तो युद्ध के बाद में देश में खाद्यान्न की कमी आ गई थी। तो खाद्यान्नों की कमी को पूर्ति करने के लिए देश में FCI के गोदाम बनाए थे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, FCI की स्थापना कब की गई? तो विश्व में तो FCI कहाँ पर, FAO कहाँ पर? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि खाद्य संगठन, रोम के अंदर है, इटली के अंदर। और भारत का कहाँ पर FCI आपका? पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में एक एक बना था। और FCI के अंदर क्या है, बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे, कमरे जो गेहूं का भंडारण करने के लिए। तो 1964 में तो वो बना दिए। 65 में PDS आई थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वो का सामाजिक वितरण प्रणाली। राशन की दुकानें खुल गई थी इससे पूरे भारत में, इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से खुल गई थी ये दोस्तों। तो PDS कब खुली? 1965 के अंदर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया, 1965 में, 1975 करो आप इसको। 1975 में इंदिरा गांधी ने खुलवा दी थी, और 1976 से राशन की दुकानें चालू हो गई थी। अब वो राशन की दुकानों को ही बदल के अभी पोर्टेबिलिटी कर दिया राजस्थान को और पूरे भारत को। क्या करा? वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत। अब आ गई आपको समझ में। अब आजकल पोस्ट की मशीनें चालू हो गई, आधार कार्ड से परिवार का कोई भी सदस्य अंगूठा लगा देगा, आधार कार्ड कैप्चर कर लेगा फिंगरप्रिंट को, तो उसके बाद में क्या होगा, उसका सामान उसको मिल जाएगा। तो बताओ ये समझ में आएगा, क्लियर है? इसके बाद देखो 1964 में खाद्यान्न गोदाम बना दिए। गोदामों को बढ़ने के लिए अब क्या करेंगे, हरित क्रांति लाएंगे। तो हरित क्रांति विश्व में कौन लाएगा, मैक्सिको सिटी अमेरिका में लाई गई थी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, और भारत में लाई गई थी पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर लाई थी, पंतनगर उत्तराखंड में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रथम हरित क्रांति लाई थी। और इसमें है ना 1966-67 में लाए गेहूं का उत्पादन जबरदस्त कर दिया था, खाद्यान्नों का। तो गेहूं तो खूब सारे पैदा हो गए प्रथम क्रांति में, जो बोने प्रजाति के गेहूं थे वो पैदा किए अधिक उपज वाले। तो गेहूं तो हो गए खाने के लिए खूब, लेकिन सब्जियों के लिए दालें खत्म हो गई, तो दालों में बहुत कमी आ गई थी, तो रेटें बढ़ गई थी, कालाबाजारी हुई। तो द्वितीय हरित क्रांति लाई थी 1995-96 में। उसके अंदर APJ अब्दुल कलाम का सहयोग मिला था, और उसके बाद में आपको क्या मिला, उसके अंदर दालों का उत्पादन बढ़ाया गया था। द्वितीय हरित क्रांति में किसको लक्ष्य बनाया गया था दोस्तों, दालों को लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर आपका, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो आप,
सतत विकास लक्ष्य यूएनओ के टोटल 2030 तक 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य। ठीक है, वैसे तो 25 है। पहले 2001 से 2015 तक के 8 लक्ष्य है और फिर बाद के 7 लक्ष्य है, ऐसे करके अभी 17 लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। तो यूएनओ में सतत विकास के लक्ष्य है ना 2019 में रिपोर्ट में, उसमें राजस्थान का भूख स्थिरांक जो आ रहा है, हंगर इंडेक्स GHI, भारत का तो 112वां स्थान है और राजस्थान का कौन सा स्थान है? भूखमरी में 35वां स्थान है, जबकि 2019 में कौन सा था? 45वां। मतलब बढ़ा है आंकड़ा कम हो गया, इसका मतलब भूखमरी बढ़ी है। भाई जो नंबर 1 होगा ना भूखमरी में, वहाँ भूखमरी सबसे ज़्यादा होगी। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कौन से स्थान पर है? 35वें स्थान पर है राजस्थान विश्व में भूखमरी पर। ठीक है, तो राजस्थान कौन से स्थान पर हो गया दोस्तों? आपका 35वें स्थान पर हो गया राजस्थान। तो देखो राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया भूखमरी में? 35वें स्थान पर। ठीक है, अब आगे देखो लो, आप इसको थोड़ा समझ लो। राजस्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में 35वें पर, जबकि 12वें। भारत कौन से पे? 112वें पे। भारत के अन्य भूखमरी के राज्य जो बीमारू राज्य, अब देखो जो भूखमरी में जहाँ एक तो बेरोजगारी है, एक बीमारू राज्य कहलाएंगे वो, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, सारी चीज़ें आएगी। तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ये सारे भूखमरी के राज्य हैं, बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अच्छा पुरस्कार है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कोई कृति, कोई कविता वगैरह या अच्छा लेख लिखता है ना, उपन्यास, उसके क्षेत्र में दिया जाता है। अभी इस वर्ष राजस्थान में किसको दिया गया? डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को और एक रामस्वरूप किसान को, 2 जनों को मिला साहित्य पुरस्कार। अब देखो नंदकिशोर आचार्य जी को जो मिला ना, वो तो मिला है खिलते हुए अपने या खेलते हुए अपने। ठीक है, और दूसरा रामस्वरूप किसान को मिला है बारीक बात के लिए। तो ये तो था बीकानेर का, और ये आपके था बारीक बात वाला रामस्वरूप किसान है ना, इसका संबंध है हनुमानगढ़ से। कहाँ का ये रहने वाला? हनुमानगढ़ का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1955 में इस पुरस्कार की। नेक्स्ट देखो, भाजपा में निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को बनाया गया। इससे पहले कौन थे? मदन लाल सैनी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ तो दोस्तों बात चल रही थी अपनी करंट जीके पे। देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार अभी किनको दे दिया गया है? आशुतोष जी शर्मा को दे दिया गया है। किनको दिया? आशुतोष शर्मा को। एक मिनट दोस्तों, किनको दिया है? आशुतोष शर्मा को दिया है। ठीक है, तो आशुतोष शर्मा को कार्यभार दिया है, मतलब कि कार्यवाहक के रूप में दिया, इतना ही नहीं बनाया अभी तक। ठीक है, तो राज्य में सूचना आयुक्त होते हैं। अब सूचना आयोग के बारे में आपको पता ही, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पहले, तो मैं मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ आपको। मुख्य सूचना आयुक्त थे पहले, इससे पहले अभी जस्ट पहले सुरेश चौधरी जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद 8 माह से ये पद रिक्त चल रहा था। मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी पद की सूचना मांग सकता है। आपको RTI का पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राजस्थान लागू करने वाला पहला राज्य था भारत में। 2006 से कार्य शुरू किया इसने पूरे भारत में। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी व्यक्ति की सूचना ले सकता है। ये जो सूचना विभाग है, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबकी सूचना ले सकता है, राष्ट्रपति को और डिफेंस को छोड़कर। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 के अनुसार था। 2005 में प्रथम बार लागू हुआ। आपको पता है ब्यावर अजमेर की कौन थी? अरुणा रॉय। सिड्डा स्वीडन से लिया गया था 1966 से। अरुणा रॉय को 1997 में मैक्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये 2006 से कार्यरत हुआ था, बाकी लागू कब हो गया था? 2005 में हो गया था। और देखो हाल ही में जन सूचना पोर्टल 2019 द्वारा इसको क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया। देखो सूचना ना, कोई भी व्यक्ति सूचना मांगता है तो उसको 30 दिन में सूचना मिलना आवश्यक है। 30 दिन के भीतर अगर नहीं मिलेगी तो 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो उसकी तनख्वाह में कटौती होती है। 30,000 तक रुपये कटते हैं, प्रत्येक दिन के 200 रुपये चालान बनता है। ठीक है, अधिकारी का। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी सरकारी कर्मचारी पद पर सभी की सूचना में शामिल है। मुख्य सूचना आयुक्त का गठन कब हुआ? 2005 में। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरानी। इसका आयु और कार्यकाल क्या? 5 वर्ष हो या 65 वर्ष हो। इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। और देश में कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य में एक सूचना विभाग होता है। इसके गठित समिति में सदस्य में कौन कौन होता है? मतलब जो सूचना आयोग का विभाग है ना, इसमें कौन कौन बैठते हैं वो देख लो। वो देखो दोस्तों, आपका मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का एक सदस्य, एक विपक्ष का नेता। ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समकक्ष होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के। और राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल ही क्या करेगा? इसको त्याग पत्र देगा। ठीक है, राज्यपाल को त्याग पत्र देगा। हाल ही में प्रदेश की अपूर्वी चंदेला, अब अपूर्वी चंदेला का संबंध कहाँ से दोस्तों? जयपुर से है। ठीक है, और अपूर्वी चंदेला क्या है? निशानेबाजी है। तो 63वीं महिला जो चैंपियनशिप हुई ना एथलेटिक्स की, उसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये आ गया है दोस्तों एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में आया था। अपूर्वी चंदेला का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर की है ये रहने वाली। ऐसे ही एक पुरुषों के अंदर भी है, अभिनव बिंद्रा जो भीलवाड़ा का है। ये पुरुष निशानेबाजी में जाना जाता है, बहुत फेमस है, विश्व का टॉप खिलाड़ी में से एक है। अब देखो कुछ फैक्ट जोड़े मैंने। निशानेबाजी ये क्या करते हैं? राइफल पिस्तौल चलाते हैं, पिस्तौल से शूटर है ये एक तरीके से। तो निशानेबाजी शूटर जो तीरंदाज, तीर चलाने से शूटर बना है। तो तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है? उदयपुर में। और आपके वीर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य मिलता है, वो द्रोणाचार्य अकेडमी है वीरों की, वो कहाँ पर? उदयपुर में है। और तीरंदाजी अकेडमी भी कहाँ पर? उदयपुर में है। और तीरंदाज कौन था? सबसे पहले भील जाति के लोग थे। और भील किसे बना? बिल्लियूर से। और बिल्लियूर का अर्थ क्या होता? तीर कमान चलाने वाला। सर्वाधिक भील कहाँ पर? उदयपुर में। और सबसे राजस्थान की पुरानी जनजाति कौन सी? उदयपुर में है, ये भील है। ठीक है, कचनार चौधरी महिला शॉर्टकट में भारत की कांस्य पदक जीतने वाली महिला। हाल ही में काठमांडू नेपाल में दक्षिणी एशियाई खेल, जो दक्षिणी एशियाई खेल हुए थे ना सार्क के, उसमें महिला भारत की किसने क्या जीता था? कचनार चौधरी है, महिला शॉर्टकट में इसने जीत हासिल की थी, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कचनार चौधरी का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। तो इसके अलावा प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक। अब देखो जनता क्लिनिक कहाँ से? 2019-20 के बजट में आई थी। जनता क्लिनिक की बात देखो आप, जनता क्लिनिक का मतलब होता है कि प्रत्येक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक होगा, उसमें निःशुल्क दवाइयाँ मिलेगी। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना चल रही है राजस्थान में, आपको पता है अभी भी हाल ही में राजस्थान का पहला स्थान आया ना। तो पहला स्थान किसमें आया? निःशुल्क दवाई योजना में आया। और गुड गवर्नेंस में भी गया है, पहला स्थान आया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने चलाई थी ये योजना। तो इन्हीं के कारण क्या हुआ, जो ये योजना चली थी इसको अब तब्दील कर दिया भामाशाह योजना में। और भामाशाह योजना से निःशुल्क दवाइयाँ इलाज हो रहा था। अब एक ही मेडिकल होता है एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को दवाइयाँ ही नहीं मिल पाती, तो वो परेशान होकर पैसों से खरीद लेते हैं। तो उन सारों को बदलने के लिए अभी क्या खोल दिए राजस्थान में? जनता क्लिनिक खोले हैं 2019 के अंदर। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? जयपुर के मानसरोवर वगैरह से शुरुआत की गई इसकी, मालवीय नगर और वाल्मीकि बस्ती में। ठीक है, तो राजस्थान में जनता क्लिनिक 2019-20 के बजट में आई है, मालवीय नगर और वाल्मीकि बस्ती में इसकी शुरुआत हुई है। इसी की तर्ज पर पूरे देश में खोले जाएंगे, पूरे राज्य में खोले जाएंगे। जयपुर में तो 12 खुलेंगे और पूरे राज्य में पहले चरण में कितने? 12। और जयपुर में कितने खोले जाएंगे? 203, जिनमें से कितने खुल चुके हैं? 2। ये कच्ची बस्तियों में निम्न वर्ग के लोग जो है ना, वो वहाँ पर लाइन में नहीं लग सकते, तो उनके लिए खोले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट देखो आप, हाल ही में मेनाल, यहाँ पर मेहाल, मेनाल है मेहाल, उदयपुर प्रदेश का मेनार। क्या है? मेनार, मेहाल नहीं है, मेनार है। उदयपुर का मेनार चर्चा में रहा है। मुख्य कारण था विदेशी परिंदे, जो विदेशी पक्षी है ना झीलों में आए, और उन झीलों के पनाहगाह के रूप में वर्ल्ड ग्रिज के नाम से जाना गया है इसे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि परिंदों के कारण उदयपुर का मेनार चर्चा में रहा था। अभी हाल ही में जोधपुर के उच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में बना था, जोधपुर में बना था। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। 1977 से शुरू हुई थी। कुल सीटें कितनी है? 50+1, 50 तो न्यायाधीश हो गए, एक क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश। इसकी उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष होती है यहाँ पर। और सिफारिश कौन सी होती है? कॉलेजियम। 2020 में क्या हो गई? वापस लागू हो गई। मतलब जजों की नियुक्ति के लिए कौन सी सिफारिश चालू हो गई? कॉलेजियम से व्यवस्था चालू हो गई। इससे पहले क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में आया था, जिसको अभी 2020 में क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान का? कमलकांत वर्मा। और अभी कौन है? इंद्रजीत मान थी। इससे पहले कौन था? रविंद्र एस भट्ट। और इससे पहले कार्यवाहक, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद रफीक साहब थे। वर्तमान में ये कौन सा? 37वां मुख्य न्यायाधीश है। और मुख्य आपका हाईकोर्ट है ना राजस्थान का, उच्च न्यायालय, उसका अनुच्छेद है, पूरे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये सारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 236 तक समाहित है। प्रथम सायकालीन और ऑनलाइन न्यायालय भी कौन सा हो गया आपका? जोधपुर हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश का पहला पुरस्कार रेलवे मुख्यालय जयपुर को दिया गया। वही सौर ऊर्जा के कारण दिया गया है। और प्रथम स्टेशन कौन सा? जोधपुर रहा है। जयपुर को तो दिया है प्रथम रेलवे मुख्यालय को।
और प्रथम स्टेशन कौन सा रहा, जोधपुर, और दूसरा स्टेशन कौन सा रहा, गांधीनगर जयपुर। नीचे देखो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई अटल भूजल योजना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चल रही थी ना, जो आपके अभी राजीव गांधी जल संचय योजना के नाम से 2019 में बदल दी गई। मतलब भूजल को बढ़ाने के लिए राजस्थान में एक योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरू हुआ था प्रथम चरण 2016 में। दूसरा चरण झालावाड़ के झालरापाटन से हुआ था, झालावाड़ के झालरापाटन से 2017 में। तीसरा चरण उसका शुरुआत हुआ था 2018 में झालावाड़ के सुनील टप्पा से। तो ऐसे करके चौथे चरण में तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने योजना का नाम ही बदल दिया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। उसमें गाँव में फार्म पॉन्ड बनाए जा रहे थे जल संचय करने के लिए, मतलब भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए। तो उसकी तर्ज पर अभी भारत में मोदी जी ने एक योजना चालू करी है, वसुंधरा मैडम के तर्ज पर, वो करी है आपकी अटल भूजल योजना। इसमें डार्क जोन है ना, वहाँ पर चालू कर रहे हैं, डार्क जोन जहाँ पर है वहाँ चालू कर रहे हैं। और इस योजना के अंदर जल भंडारण बनाना है इनको, और इसका लक्ष्य है ना वो 2020 तक मूल 2 चरणों में करेंगे। एक तो 2018-19 और 19-20 और 20-21 के अंदर 2 चरण होंगे। और इसको किसको दिया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनको दिया है। जल शक्ति मिशन 2019 में चला था, उसकी तर्ज पर पूरा करेंगे। और घर घर में स्वच्छ भारत से भी दूसरे चरण में पूरा कर रहे हैं। तो दोनों योजनाएं जोड़ दी है कुल मिलाकर यहाँ पर आकर। और ये भारत में 17 जिलों में शुरू की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो सूचना का अधिकार वाला 12 राज्यों में था, ये कितने राज्यों में, 17 जिलों के अंदर जिले हैं, 17 राज्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये कहाँ से सांसद है, जोधपुर से। तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी हाल ही में किस मंत्रालय को खत्म किया गया है, तो जल विभाग को, जल मंत्रालय को खत्म कर दिया गया और नया मंत्रालय नाम बदल कर क्या कर दिया, इसका जल शक्ति मंत्रालय उमा भारती के टाइम में चेंज कर दिया था। नेक्स्ट देखो दोस्तों, निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 2019 में। देखो अच्छा क्वेश्चन है, निरोगी राजस्थान अभियान मतलब राजस्थान को रोग से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया 2019 में। ये जो अभियान है ये लोगों का बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए चलाया जा रहा है। मतलब पता करेंगे लोग कितने स्वस्थ नहीं है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक डाणी के अंदर एक पुरुष और एक महिला हो गए, वो स्वास्थ्य मित्र होंगे, वो सारी जानकारी देंगे उनके गांव की स्वास्थ्य विभाग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ से पता चलेगा कि देश में कितना स्वस्थ है, तो लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है, कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत का प्रथम स्थान किसका रहा है, राजस्थान का। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बन रहे हैं ना, तो इन मकानों के अंदर, कमरों के अंदर जो अभी आपको बता 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1,75,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये किस योजना के तहत मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना PMY के तहत मिल रहे हैं। तो इसमें प्रथम राज्य को कौन सा स्थान मिला, राजस्थान को। प्रधानमंत्री आवास योजना में BPL व गरीब व्यक्ति को एक कमरा पास करके दिया जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति घाटोल को आवास पूर्ण करने की तिथि में पूरे देश में प्रथम स्थान। अब सुनो मेन बात, राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है ना, उसकी एक पंचायत समिति है घाटोल। ये भारत में पहली पंचायत समिति है जिसने प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को कमरा बना के दे दिया। हो गई क्या इंपॉर्टेंट बात भाई। बात है ऐसा, ये जो पंचायत समिति है ना, ये एग्जाम में आती है, आपको पता है। जैसे सबसे आदर्श स्वच्छ पंचायत कौन सी है, इको चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कौन सी है, मंडावर टोंक थी। ठीक है। तो वैसे सबसे बेस्ट पंचायत का दर्जा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको दिया, घाटोल को दिया। घाटोल कहाँ की है, आपकी बांसवाड़ा की है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के लिए सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर की हरनाथ ग्राम पंचायत को अवार्ड, मतलब मनरेगा जो है ना वो सबसे बेस्ट किसको अवार्ड मिला है, जैसलमेर की हरनाथ पंचायत को है। हरनाथ ग्राम पंचायत कोई जैसलमेर की, उसको मनरेगा के लिए। अब मनरेगा का सुन लो, 2005 में रोजगार मतलब काम का अधिकार है, आपको पता है रोजगार का अधिकार है, राइट टू वर्क, रोजगार का अधिकार है। प्रत्येक जनता को, प्रत्येक प्रदेश की जनता को रोजगार समय पर अवगत कराएगी, वहाँ की जनता दिलवाएगी। तो 2005 में आया था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसको बाद में अधिनियम बना दिया 2009 के अंदर, मनरेगा के नाम से बदल दिया गया। 2006 में बनाया था अधिनियम, तो सॉरी अधिनियम में क्या बनाया था, राष्ट्रीय, पहले तो बनाया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 में। आंध्र प्रदेश के वल्लापल्ली गांव से शुरू हुई थी और राजस्थान में उदयपुर के जाडोल से शुरू हुई थी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रति वर्ष में दिया गया था। उसके बाद में 2006 के अंदर जो शुरुआत हो गई उदयपुर के जाडोल से और आंध्र प्रदेश के वल्लापल्ली गांव से, उसके बाद में इसको वापस 2006 के अंदर इसको क्या बनाया गया था, फरवरी 2006 के अंदर
गारंटी अधिनियम कानूनी बना दिया। मतलब कानून का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक गांव का जो सरपंच होगा उसकी जिम्मेदारी है वहाँ के गांव की जनता को बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आधा किलोमीटर के एरिए के अंदर मिलना, 5 किलोमीटर के एरिए के अंदर अंदर काम मिलना चाहिए। 15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। जॉब कार्ड बनना चाहिए, उसका मेट वगैरह बनना चाहिए, पीने का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर आपकी छाया वगैरह का संबंध भी होना चाहिए बैठने के लिए लोगों से। और दूसरी बात, वहाँ पर फर्जी मशीन वाली जो मशीनों से काम होता है जेसीबी वगैरह से, वो नहीं होना चाहिए। ये सब कानून के खिलाफ है और इसको अधिनियम बना दिया। तो इसका नाम क्या कर दिया गया, राजस्थान रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की तरह 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। महात्मा गांधी की याद में 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 से कर दिया गया और पूरे भारत में लागू कर दी गई थी इस योजना को। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखो, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से जोधपुर व उदयपुर के स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को, मतलब जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है ना जोधपुर का और उदयपुर का, उसको भी अवार्ड दिया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। भीलवाड़ा जिले का आशिंद, जहाँ पर देव भगवान का मंदिर है, जिनका गोठा दड़ावता की जो पहाड़ी है ना आशिंद भीलवाड़ा में, तो वो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत है मोतीपुरा। इस मोतीपुरा ग्राम पंचायत को जल संग्रहण ढांचा निर्माण की वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। मतलब सबसे बढ़िया जल संग्रहण करने के लिए भीलवाड़ा आपके पता चर्चा में रहा है। एक तो कोरोना के अंदर ये मॉडल बना है, और टीनाडा भी जो भारत की प्रथम IAS रैंक वाली अधिकारी थी 2018 की, वो भी यही थी। ठीक है, और उसके बाद में अभी इसको क्या करा, जल संरक्षण के लिए बेस्ट अवार्ड दिया। मोतीपुरा ग्राम पंचायत भीलवाड़ा आसिंद की है। भारत की प्रथम आदर्श ग्राम पंचायत, सबसे बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी आपकी, मंडावर टोंक के अंदर दूध के पास। राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसकी देन है दोस्तों, ग्रामीण जो गांवों के अंदर बनती है, अटल बिहारी की वाजपेयी की देन है। उन्होंने 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया था। जैसे शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था ना, NH1 और NH2 शेरशाह सूरी के काल में, तो वो शेरशाह सूरी ने, तो वैसा का वैसा ही किसने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारत में जाल बता दिया था और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे, जैसे भारतमाला नेट परियोजना का संबंध किससे, सड़कों से, तो वैसे इधर इसका संबंध भी किससे, सड़कों से। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की 2019 में। इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा हो गया भारत का, राजस्थान 2019 में। इसके तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा, ऋण। मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक तो महिला स्वयं सहायता बनाएंगे जो पैसे ब्याज पर देती रहेगी, और इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार सिखाएंगे, जिससे आपके कौशल विकास कराएंगे। उनका कौशल विकास का मतलब मेहंदी लगाना हो गया, सिलाई मशीन हो गया, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया, आपका कपड़े सिलना हो गया, कशीदेकारी करना सिखा दिए, किचन का काम सिखा दिया, छोटे मोटे उद्योग धंधे, जीवन कुटीर उद्योग सिखा दिए, तो वो प्रशिक्षित करेंगे और 1,000 करोड़ तक का ऋण देंगे, लोन देंगे इनको ब्याज मुक्त। और वो किनसे देंगे, इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना के तहत 2019 में आई ये योजना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण देंगे इनको फ्री के अंदर। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत देंगे, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना के तहत देंगे, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना के तहत देंगे, शिक्षा सेतु योजना के तहत देंगे, कौशल समृद्धि योजना के तहत देंगे। ये योजना इसी योजना के भाग है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऊपर वाली मेन है, नीचे वाली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। अब ये क्वेश्चन आएगा, हाल ही में भारत में राजस्थान ने नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, वो कौन सी है, उद्योग नीति 2019। इससे पहले कौन सी थी, उद्योग नीति 2014। अब देखो आप, 2014 में सरकार नहीं बनी तो नई उद्योग नीति, 2019 में गहलोत सरकार आ गई तो माननीय गहलोत जी ने नई उद्योग नीति लगा दी। अब जो नई उद्योग नीति है ना, इसमें क्या है, लाइसेंस फ्री कर दिया इसको, एमसेंड नीति आई है। उसके लिए 3 साल के लिए कोई भी आप छोटा मोटा बड़ा उद्योग खोलो, उसके लिए लाइसेंस फ्री कर दिया। मतलब लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है लोगों को। तो अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रुझान होगा लोगों का उद्योगों की तरफ। अब पहले उद्योगों के लिए तो क्या है, कानून वगैरह बहुत हाई थे, दरें भी आई थी, तो लोग बाग क्या करते थे कि उद्योगों से डरते थे। अब उद्योगों से नहीं डरेंगे, वो क्यों, क्योंकि एक तो आपकी क्या हो गई, एमसेंड नीति आ गई 2019 के अंदर। एक MSME नहीं, मतलब MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु उद्योग। ठीक है, औद्योगिक नीति लागू की गई है। एमसेंड नीति बजरी खनन पर रोक लगाती है।
इस नीति में भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया, मतलब भू आवंटन 2015 भू अधिग्रहण 2014 चल रहा ना, तो उन अधिनियमों को लचीला बना दिया, हल्का सा बना दिया। अभी एक योजना चले प्लग एंड प्ले, इसके अंदर रिको है ना, रिको वो क्या करेगा, वो भूमि खरीद कर देगा किसी भी व्यक्ति को उद्योग खोलने के लिए। तो प्लग एंड प्ले योजना भारत सरकार ने कब चलाई, 2014 के अंदर 19 में चलाई है। उसमें काश्तकारों को, जो उद्योगकार है, उद्योगकारों को, जो उद्योगपति है, उनको क्या करेंगे, आवश्यक भूमि होगी जितनी वो रिको उपलब्ध कराएगा। और अभी जो आपका मतलब रिको को दे दिया इनका सारा टेंडर रिको, ठीक है। राजस्थान में राजसिको और भारत में रिको की स्थापना कब हुई थी, 1964 के 69 के अंदर, और राजसिको की स्थापना कब हुई थी, 1964 के अंदर। अब रिको जैसे जयपुर में बात करें तो कहाँ पर है, आपके सीतापुरा के अंदर एक तो एक मानसरोवर के अंदर है रिको। तो रिको क्या करता है, भूमि का अभिगोपन, ऋण का अभिगोपन, कानून को सरल बनवाता है, दरें कम करवाता है और लोन उपलब्ध करवाता है, छोटे मोटे लोन दिलवाता है उद्योगपतियों को, जिससे उद्योग में आसानी रहे। अब कोविड के समय अभी उद्योगों के अंदर कुछ ज़्यादा कठिनाई हो गई, अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, तो उद्योगपतियों को बिल्कुल मुक्त कर दिया, कर मुक्त। 5 क्षेत्रों में तो कर ही खत्म कर दिया, जो मैंने लिख रखे हैं। जैसे आपके ये देखो 5 क्षेत्रों में बिल्कुल बंद कर दिया कर को। कौन कौन से टैक्स हैं वो जो जिन्होंने बंद कराए, विद्युत छूट, टैक्स में छूट, विद्युत छूट, मंडी शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क और भूमि रूपांतरण, इनमें छूट दे दी गई है, ठीक है। तो 5 क्षेत्रों में, और 75% निवेश में छूट दी है, और 7 वर्ष के लिए जीएसटी 75% कम रहेगी, ठीक है। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब आई है, 2019 में भारतीय कौशल मित्र ऐप की शुरुआत हुई। 2020 में उद्योगों के लिए अलग से ऐप बनाया है। प्लग एंड प्ले 2020 में योजना का शुभारंभ करना। प्लग एंड प्ले मैंने बताई दिया आपको। रिको चुनी भूमि निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक क्या करवाएगा, इनका विकास करवाएगा और प्रक्रिया को क्या बनाएगा, लचीला बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, मतलब प्रोत्साहित करेंगे इनको, आदि सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आगे देखो, इस योजना का बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, रिको ही दिलवाएगा। अनुदान वितरण सभी बैंकों को चिन्हित किया गया है। कंपोजिट ऋण सुविधा, मतलब जो कंपोजिट का मतलब होता है जो जितना ज़्यादा ऋण लेगा उसके उतना ही कम ब्याज लगेगा। दोस्तों कंपोजिशन में जीएसटी चालू कर दिए भी। जैसे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 2%, 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो 4%, 1 करोड़ कमा रहे हो तो 20%, मतलब जितनी कमाई बढ़ती जाएगी ब्याज उतना ज़्यादा लग जाएगा, आयकर उतना ज़्यादा लगेगा आपका टैक्स। तो वो इसलिए किया कि कंपोजिशन के लिए जो कम छोटा उद्योगपति है ना, तो वो मरे नहीं इसके अंदर, वो जूझे नहीं, परेशानी हो नहीं, तो वो उद्योग को बंद करेगा तो आर्थिक विकास देश का पीछे जाएगा। इसलिए अभी है ना 25 लाख तक का जो टर्नओवर है उसको 8% देना पड़ेगा। 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम तक का है उसको 6%, और 10 करोड़ से ऊपर वाले को 5%। 11 जिलों में रिको के माध्यम से पार्क बनाएगी भी ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे 2019 की सौर ऊर्जा नीति में 30,000 मेगावाट 2025 तक नक्शे में, ठीक है। और पवन ऊर्जा में कितनी है, 4,000 मेगावाट, ठीक है। ये थोड़ा लक्ष्य ध्यान रखना, लक्ष्य नहीं है वो लक्ष्य है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति व कृषि व्यवसाय कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 में लागू हुई थी। इससे पहले कौन सी कृषि प्रसंस्करण नीति चल रही थी, 2014। अब कौन सी आ गई है, 2019 में चल रही है अभी। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति का मतलब होता है कि कृषि के जो उपयोग होते हैं ना, जैसे फेरन लवली बढ़ा दिया आपको, डाबरा वाला तेल बना दिया आपका, काजल वगैरह, ये मतलब जो खूबसूरती के सौंदर्य प्रसाधन के सामान है ना, पीला सोना वगैरह से वो जो बातें बनते हैं, इनकी एक नई नीति चलाई गई है 2019 में। इनसे विकास करेंगे, इनको आसान करेंगे, इनको आसान बनाएंगे इन चीज़ों को। 2014 पूर्व में चल रही थी, जयपुर से शुरुआत करी इस योजना की, 2024 तक मान्य होगी, 24 से फिर नई नीति आ जाएगी। 2021 में इसकी समीक्षा होगी कि कितना लाभ मिला और कितना नहीं मिला। इसकी शुरुआत किसने की, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है, ठीक है। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ZED, देखो ZED ये योजना चलाई है अभी। ZED योजना जो यहाँ पर लिख रखी है ना, इसका मतलब है जीरो, ठीक है, एक्सपेंसेज डेवलपमेंट या डिफेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जीरो शून्य प्रभावी खेती, मतलब एक ऐसी खेती को विकास कर रहे हैं किसानों के लिए जिसमें जो आपका नुकसान है ना वो 0% ही हो नुकसान। ZED का मतलब है जीरो इफेक्टिव या जीरो एक्सपेंसेज डिफेक्टिव, शून्य प्रभावी खेती, ठीक है। इसके अलावा कृषि मंडी बाजार 2016 में चालू हुई थी, इनाम मंडी, उसको भी बढ़ा रहे हैं। इनाम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, पूरी मंडियों को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं किसान की सुविधा के लिए। कोटा से शुरू हुई थी, कैथुन में प्रथम मंडी 2016 में खुली थी, कैथुन कोटा के अंदर, और पूरे राजस्थान में खोल रहे हैं। 25 मंडियाँ इलेक्ट्रॉनिक की जा रही है अभी किसानों की सुविधा के लिए, मतलब वो घर बैठा ही सारी चीज़ें देख ले,
और उनका जो समर्थन मूल्य है ना उसको भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों अगर थकान होती है वीडियो के बीच में तो थोड़ा सा गैप ले लें, पॉज करके आराम से घूम ले फिर ले, क्योंकि थोड़ा लंबा है वीडियो। मैं कम क्लासों के अंदर ही पूरा वीडियो खत्म करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतनी लंबी क्लास लेते हो तो बोरिंग हो जाओगे आप। और बोरिंग, ये टॉपिक भी ऐसा है, इसमें मैं कॉमेडी भी नहीं कर सकता आपके साथ में, मजाक भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप मजाक का मूड नहीं रखकर आप सीरियसली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आप बार बार पढ़ें इन चीज़ों को, तो आपको निश्चित संभव आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, आपको बहुत बहुत सफलता की कामना है, बहुत बहुत आपका आभार है जो आप इन क्लासों को ले रहे हो दोस्तों। और इनको अच्छे से पढ़ो, आपका कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन होगा दोस्तों। बहाना तो राजस्थान पुलिस का है, लेकिन आगे जाके पटवारी में, आरएस में सिलेक्शन होगा, आपका टीचर में सिलेक्शन होगा। तो ये तो एक बहाना है पुलिस का, तो लेकिन आपको तो कोई और जॉब भी नसीब होगी। तो ये तो एक बहाना है जो पथ से चल रहे हैं, तो अपने कर्म है वो करते रहो, बस आराम से धीरे धीरे कछुए चाल से आप पढ़ते रहो। प्रत्येक दिन पढ़ो लेकिन कंटिन्यू में, ठीक है, छोड़ो मत किसी दिन। नेक्स्ट चलो देखो दोस्तों, राजस्थान जन आधार योजना, ये मैंने पूरा बता दिया दोस्तों गई न्यूज में। आगे करते हैं इसको नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान सम्मेलन की थीम, अभी एक राजस्थान में थीम हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान सम्मेलन, उसकी थीम थी कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर। और ये कहाँ पर फेस्टिवल आयोजित हुआ था? जयपुर में, ज्वार रंगमंच पर। तो अभी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग आए थे राजस्थान के अंदर, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान सम्मेलन था। इसकी थीम क्या थी? तो कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर। ठीक है, किसान कल्याण कोष कृषि योजना, मैंने बताया के कृषक कल्याण कोष, के क्यूब योजना बोलते से, किसान कल्याण कोष। इसका संबंध कब से? 1000 करोड़ रुपए दिए इसके अंदर। गहलोत सरकार ने किसानों को केसीसी के रूप में कितने रुपए दिए हैं, मतलब ब्याज कितना, फसलों के लिए बीमा के लिए कितने रुपए दिए हैं? कृषक कल्याण कोष में 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसकी शुरुआत योजना की कब हुई थी? 2019 में। किसानों का संबंध इस योजना से। इसको कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम भी चलाया। कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम मतलब ऑनलाइन नेट पर, टीवी पर एक प्रोग्राम आने लग गया कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम, जैसे इधर तीर ई कृषि आता था ना, वैसे 2019 से। चलो देखो नेक्स्ट, भारत के नए विदेश सचिव बने हर्षवर्धन श्रृंगला। श्रृंगला है इसका नाम वैसे, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लो इसको आप। हाल ही में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब एनएमसी, देखो दोस्तों वापस, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अभी नया ही बनाया, 2020 के अंदर बनाया दोस्तों। हाल ही में 19-20 में बनाया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमेटी कमीशन 2019 के प्रथम अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया। तो ये एनएमसी पहली बार गठित हुआ है, और पहली बार में पहला अध्यक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। मतलब पहले चलता था इसकी जगह, एनएमसी की जगह पहले चलता था आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई चलता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जगह क्या बना दिया है? नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो पहली बार ये विभाग बनाना, तो इस विभाग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया? सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना रखेंगे अध्यक्ष? 3 वर्ष, या अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष। एमसीआई बनाया है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर ये बनाया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद को चेंज कर दिया नाम, तो ये ध्यान रखना। एनएमसी का बना 2019-20 के बजट में चेंज दिख रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है वो कौन है? विक्की यादव या वीके यादव। विक्की यादव नहीं है दोस्तों, वीके यादव का मतलब है वीरेंद्र कुमार यादव। इसके पहले कौन थे? अश्विनी लोहानी। रेल मंत्री आपके कौन हो गए? पीयूष गोयल। ठीक है, आगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया है। 11वें अध्यक्ष है ये भारत के राष्ट्रीय लेवल पर। राजस्थान का मैंने बता ही दिया था आपको पहले, मदन लाल सैनी की जगह कौन बना था? सतीश जी पूनिया। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, जो पहले चिकित्सा मंत्री थे ना, गए मोदी जी 1.0 के अंदर, पहले कार्यकाल में मोदी जी के ये चिकित्सा मंत्री थे। अब क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और ये कौन से अध्यक्ष? 11वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और देखो सुनो, अब बीजेपी की थोड़ी बात कर लेते हैं। बीजेपी का जो जनक है वो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 1990 में इन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी, 98-90 मतलब 80-90 के दौर में की थी। इनसे पहले ये पार्टी किस नाम से चलती थी? 1956 में बनी थी भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी ये किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद
ये किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1956 में स्थापित की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाणक्य जयपुर के जो हैं, इनके संबंध में चालू हुई थी, इनके सहयोग से। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए अभी भारत की केंद्रीय पार्टी यही है। अब देखो नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय थल सेना के जो प्रमुख है वो कौन बने? नहीं, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे को क्या बनाया गया? थल सेना का। अब सेनाएं 3 प्रकार की होती है, एक तो जल, एक होती है थल और एक होती है वायु। तो जल वाली जो सेना होती है, थल वाली जो सेना होती है वो ज़मीन पर रहती है, जल वाली है जल के अंदर पनडुब्बियों में रहती है, और वायुयानों में रहने वाली या जेट फाइटर प्लेनों में रहने वाली वायु सेना होती है। तो ये जल थल और नभ तीनों के अंदर है, जल थल वायु। तो जल वाली का जो प्रमुख होता है ना, उसको तो बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडमिरल। वायु वाली को बोलते हैं एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल, और थल वाले को बोलते हैं आपके कमांडर, सीधा ही कमांडर। अब कमांडर इन चीफ कौन? अभी KM करियप्पा। ठीक है, और अभी एक नया पद बना दिया है। तीनों सेनाओं का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है ना, वो कौन होगा? पहले तो राष्ट्रपति होता था, अब कौन होता है? CDS, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा का सबसे मुख्य अधिकारी होगा, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, CDS का नया पद 2019 में बनाया गया यार। पहला CDS किसको बनाया है? बिपिन रावत को। जो बिपिन रावत पहले क्या थे दोस्तों आपके? बिपिन रावत क्या थे? थल सेना के अध्यक्ष थे पहले, अब इनको क्या बनाया? CDS। अब तो थल सेना में बिपिन रावत की जगह किसको बना दिया? मनोज मुकुंद नरवणे को। ऐसे पहले चीफ डिफेंस बनने वाले पहले भारत के हो गया, ये आपको समझ में आ गया। CDS पद से जानते हैं इनको, ये सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होगा। पहले कौन थे? राष्ट्रपति। अभी कोर्ट मार्शल तो राष्ट्रपति लागू करता है दोस्तों, लेकिन ये क्या करें, बनाए गए हैं केवल सुरक्षा के हिसाब से। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति अब मुख्य है तो सही, पर मेन कौन हो गया? बिपिन रावत हो गया। अब आगे देखिए, भारतीय जल सेना का जो अध्यक्ष है ना, उसको क्या बोलते हैं? एडमिरल। और अभी एडमिरल को RK धवन। और वायुसेना का जो मुख्य आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। ये क्वेश्चन आते हैं, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, ये है एग्जाम में। और अभी कौन? RKS या राकेश भदौरिया साहब है ना, उनको वायुसेना का बनाया है, RK धवन को जल सेना का, और मुकुंद नरवणे को क्या बनाया है? थल सेना का। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर पशु भी आएगा दोस्तों इसमें। 2020 के जनवरी के अंदर देश का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। ये वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल, मतलब जो कारगिल के युद्ध में पशु थे ना, हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, जिन्होंने हेल्प की थी, उन पशुओं की याद में बनाया जा रहा है ये स्मारक। तो पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ठीक है, कारगिल युद्ध की याद में। हाल ही में भारत के 10 क्षेत्रों को रामसर साइट में घोषित किया है, ये मैंने पहले समझा दिया आपको। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारत सरकार और असम ने बोडो जनजाति के समूह के साथ त्रिपक्षीय समूह के साथ समझौता किया। अब सुन लो, ये तो आप लिख लेना, लेकिन मेरी बात सुन लो दोस्तों। जो भारत में जनवरी 2020 अभी चला, अब ये मतलब भारत में बोडो जनजाति है, असम में रहती है बोडो। देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उधर कौन कौन सी जनता है? गारो, खासो, जयंतियाँ, बोडो, ये पहाड़ियों के नाम पर, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे जनसंख्या रखी है, जनसंख्या के नाम पर, लोगों के नाम पर ही बोडो जनजाति है वहाँ पर। तो बोडो जनजाति असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, उसके उत्तरी हिस्से में बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में बसे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या अन्य लोग आते हैं, अपने लोग जाकर बस जाते हैं वहाँ पर, तो उनके खिलाफ ही एक आंदोलन चलाए हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनके अंदर अभी, तो उस पर समझौता याद हुआ है 2020 में। तो ध्यान रखना, भारत सरकार और बोडो जाति के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष समझौता है, उसका नाम भी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो असम के मूल निवासी हैं, ये ध्यान रखना। और ज़मीन पर जो बढ़ता दबाव है ना, तो वहाँ का असंतोष हो गया था लोगों में, इसीलिए। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव क्या हुआ दोस्तों? पारित हुआ। अब देखो सुनो, आंध्र प्रदेश की विधानसभा को क्या कर दिया? पारित कर दिया, मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया और उसको खारिज कर दिया। और अभी भी में नई विधान परिषद कहाँ बनाई है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में बना दी है नई विधान परिषद। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की विधान परिषद है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब भारत में टोटल कितनी है? देखो 6 है। आंध्र प्रदेश में थी, बिहार में थी, कर्नाटक में थी, महाराष्ट्र में थी, तेलंगाना में थी, उत्तर प्रदेश में थी। विधान परिषद थी 6 जगह। विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद मतलब द्विसदनीय व्यवस्था
19 में आ गई थी द्विसदनीय व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में क्या आई थी, द्विसदनीय व्यवस्था आई, सॉरी 1935 के तहत आई थी। केंद्र में तो आ गई थी 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था, और जबकि इधर कब आई थी, राज्यों में, प्रत्येक राज्य में 2 सदन हो सकते हैं, ये व्यवस्था आई थी 1935 भारत शासन अधिनियम में, जिसके तहत में ये कहा गया था कि किसी भी राज्य को अगर 2 सदन बनाने हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था रखनी हो, तो वो अपनी मन मर्जी से वहाँ की विधानसभा वो गठित कर सकती है आवश्यकता महसूस होने पर। लेकिन गठित करने के लिए कौन गठित करेगा, तो वहाँ की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके लिखित प्रस्ताव संसद में भेजेगी, तो संसद निर्णय लेगी कि वहाँ विधानसभा बननी है कि नहीं बननी है। और विधान परिषद को खत्म भी कौन करती है, विधानसभा, और बनाने का काम भी कौन करती है, विधानसभा। किसको लिख के देती है, संसद को, और संसद ही क्या करती है, खारिज करती है। ठीक है, तो ये विधानसभा और संसद का अंतर संबंध हो गया विधान परिषद के कथन में। और राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, एक सदनीय व्यवस्था है। भारत में केवल 6 राज्यों के अंदर है, 7 राज्यों में हो गई थी, लेकिन वापस क्या करी, 6 राज्यों में कर दी, जम्मू कश्मीर में बन गई और आंध्र प्रदेश में ख़त्म हो गई है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बटे तो यहाँ ख़त्म होनी ही थी। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या हुआ, भाषा के आधार पर अलग हुए हैं दोनों राज्य। तो भाषा के आधार पर 1955 में पहला राज्य अलग हुआ था, असम। तो भाषा के आधार पर किसी राज्य का अलग बंटवारा था ना, तो वो था असम। और अभी हाल ही में 2014 में किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का। अब बात ये थी कि जो अलग होंगे ना, तो वो कौन से होंगे, उनकी राजधानी जो अलग होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी पहले हैदराबाद, ना, ठीक है। तो ये कहा था कि जो अलग होंगे तो नया जो राज्य बनेगा उसकी राजधानी तो 10 साल तक कौन सी रहेगी, हैदराबाद। और जो पुराना राज्य होगा आंध्र प्रदेश जैसे, तो उसकी रहेगी अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी तो क्या थी, अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी क्या थी, हैदराबाद। तो हैदराबाद तो आज भी है तेलंगाना की राजधानी, लेकिन उधर अमरावती को ख़त्म तो नहीं किया, 2 राजधानियाँ और बना दी। तो एक ही जिला राज्य ऐसा जिसकी 3-3 राजधानियाँ हैं, ये पूरे भारत में नंबर 1 राज्य हो गया दोस्तों। इसलिए जीके में पूछ सकता है ये इस बार। अब देखो कैसे हुआ है वो भी देख लो आप। जो आंध्र प्रदेश है ना, इसकी 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हो गई, इसकी जो 3 राजधानियाँ हैं वो कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी अमरावती हो गई, एक कुर्नूल हो गई, और एक आपकी और बनाई है, वो मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी। मैं अभी आगे जीके में डला है वो क्वेश्चन, मैं आगे आपको देख के बता दूंगा, समझ आता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग विभाग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर लगाया, सुरेंद्र नगर के अंदर। और सुरेंद्र नगर कहाँ पर, गुजरात में। मतलब रेशम के जो सिल्क बनते हैं ना, जो कपड़े वगैरह, उनका प्रसंस्करण उद्योग लगाया है 2020 में। कहाँ पर लगाया है, सुरेंद्र नगर, गुजरात में। और रेशम विकास कार्यक्रम कोटा के अंदर चला था 1985 में। और रेशम कहाँ पैदा होता है, शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट द्वारा। तो रेशम कीट का पालन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, सेरीकल्चर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सेरीकल्चर है वो कहाँ पर होता है आपका, हाड़ौती के अंदर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के अंदर। टसर विकास कार्यक्रम, रेशम का जो योजना है उसका नाम है टसर विकास कार्यक्रम, हाड़ौती के अंदर 1985 से चलाई जा रही है। आगे देखो, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंदर चेलकेरे, चित्रदुर्ग, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। मतलब मानव अंतरिक्ष में जो उड़ान करेगा ना, तो उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार, पहले तो रूस में भेजते थे, अब कहाँ देंगे, भारत में ट्रेनिंग देंगी। तो कहाँ देंगे, चेलकेरे, चित्रदुर्ग, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पर स्थापित किया गया। तो गगनयान में जो मानव भेजेंगे ना, उसको ट्रेनिंग वहाँ दे रहे हैं। तो ये क्या है, 2020-21 के अंदर यहाँ पर मतलब साइंस सिटी के नाम से एक मशहूर वो शहर भी बना दिया गया है, साइंस सिटी के नाम से जानते हैं चेलकेरे, चित्रदुर्ग को। और DRDO बाबा अनुसंधान केंद्र का भारतीय विज्ञान का क्या है, केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ, 2020 में बेंगलोर में हुआ है। नासा, इसरो के ब्रांच आपको पता है, इसरो है यहाँ पर। हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कौन सा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह है ना, पश्चिम बंगाल का, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, बंगाल के कितने वर्ष पूर्ण हुए, 150 वर्ष। 2016 के अंदर मतलब गाँव है ना, उनको स्मार्ट सिटी बनाने की जो प्लान था, वो भी स्मार्ट सिटी योजना 2015 में आई थी, 16 से शुरू हुई थी। तो स्मार्ट सिटी प्लान APJ अब्दुल कलाम का मॉडल था। वो था आपका रूरबन इंडिया, मतलब गांवों में शहरों जैसी व्यवस्थाएं बनाना।
उसे स्मार्ट सिटी कहते हैं। तो 2014 विजन बाई 2020 एक बुक थी एपीजे कलाम की, उसमें स्मार्ट सिटी बनाए गए थे भारत में 98, उनमें से 4 राजस्थान में थे प्रथम चरण में, 2 बनाए थे जयपुर और कोटा को प्रथम चरण में, और जोधपुर उदयपुर अजमेर को तीसरे चरण में। तो 5 सिटी कौन कौन से थे स्मार्ट सिटी में? आप 5 नहीं थे, सॉरी 4 ही थे, अजमेर नहीं था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा 4 स्मार्ट सिटी है राजस्थान में। प्रथम चरण में 2 बनाए गए हैं, द्वितीय चरण में 2 बनाएंगे। प्रथम चरण 2015 में बनाया गया था, 2019 में 2 बनाएंगे। प्रथम में थे जयपुर और कोटा, और दूसरे में जोधपुर और उदयपुर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर गुजरात आयुर्वेदिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया अभी। मतलब भारत का पहला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कौन सा जो पूरे देश के काम में आ रहा है, वो आपका कौन सा हो गया? जामनगर। जामनगर कहाँ पर? गुजरात के अंदर। जामनगर आपको पता ही है गुजरात में फेमस है। और ये क्या करेगा? पूरे देश की जो IIT एम्स है ना, उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। आगे देखो, देश का पहला राज्य जिसने नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव, मतलब जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था अभी 2019 के अंदर, नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है, सिटीजन नागरिकता अमेंडमेंट संशोधन कानून एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। नागरिकता संशोधन, जो नागरिकता जब अप्रूव करनी थी अपने को, 2 देशों को नागरिकता नहीं दी गई थी, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, 2 देश इसमें से वंचित रखे थे। बाकी सारे पड़ोसी देश उनको नागरिकता दी गई थी। जो यहाँ पर रह रहा नहीं रह रहा, वो सारे आधार कार्ड, दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह, माँ बाप के आधार कार्ड, पहचान पत्र, इनसे दी गई थी। और इसके लिए प्रवासी केंद्र ये बनाया गया था। इससे क्या है, भारत के अंदर जो आतंकवादी घुसपैठियाँ ना, उनकी पकड़ करने के लिए किया गया था। और इसका जो पहला प्रवासी केंद्र ये बनाया गया था ना, सेंटर, इनक्यूबेशन सेंटर, वो असम में बनाया गया था। और पहला जो राज्य इसको अपनाने वाला था NRC CAA वो कौन सा था? असम था। और राजस्थान में नहीं अपनाया, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अपनाया नहीं। तो पहला विधानसभा में प्रस्ताव इसके खिलाफ, भाई हम लागू ही नहीं करेंगे इसको, तो वो कौन सा हो गया आपका? वो हो गया आपका केरल, दूसरा था पंजाब और तीसरा था राजस्थान। बाकी असम ने लागू कर दिया था 2020 में। आगे देखो, 2020 में युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित कर दी है। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, हैदराबाद, मतलब 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं। कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ये 5 साइंस की लैबें हैं, बड़ी बड़ी लैबें हैं, पूरे विश्व में चर्चित है। इनको राष्ट्र को, पहले तो ये राज्य सरकार के अंडर में थी, अब किसकी कर दिया? इनको राष्ट्रीय सरकार में समर्पित कर दिया अभी हाल ही में। तो ये चर्चा में है, मोदी जी ने इनको राष्ट्र सरकार में ले लिया। ऐसे ही अब आज का तो ये हुई ये लेबे, और पहले के प्राचीन काल में लेबे कौन सी थी? स्वायजय सिंह ने 5 अंतर वेधशालाएँ बनवाई थी। स्वायजय सिंह जयपुर के थे ना, जो उन्होंने कितनी वेधशालाएँ बनवाई थी? 5 वेधशालाएँ। मतलब किस नाम से? जंतर मंतर के नाम से, जो समय देखने के काम में आती थी। सूर्य के प्रकाश से समय देखा जाता था, जादू टोने किए जाते थे। तो 5 जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर फेमस है ये, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ठीक है, वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर है वो। तो ये 5 याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं ये 5। और जंतर मंतर के ऊपर आधारित एक मंदिर है राजस्थान में, उसे कहते हैं काचरिया मंदिर। किशनगढ़ में 9 ग्रह का मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर, एकमात्र मंदिर भारत का ग्रह के ऊपर आधारित है। वो कहाँ पर? आपका किशनगढ़ के अंदर काचरिया मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के करंट जीके को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको। राजस्थान पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरे मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रेम। और आपने आज इस हिंदी दिवस के सुनहरे अवसर पर इतने अच्छी क्लास के नोट्स बनाए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं अंतिम रूप से एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 14 सितंबर आज है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है। संविधान का थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, अनुच्छेद 243 के अंदर 343 में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया राष्ट्रीय भाषा का, और अनुच्छेद 343 से 351 तक अपना भाषा आयोग का गठन है। वो थोड़ा जीके भी क्लियर कर लो दोस्तों। मैं तो मतलब कोई बात आती है ना, तो उसमें भी जीके डाल देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही तो मेरी क्लियर हुई है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही बने, मतलब कोई भी चीज़ देखो ना तो उसमें जीके बना डालो, तो वो याद हो जाएगी आपको बार बार। मतलब एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको बार बार पढ़ लो आप, और कुछ कम चीज़ों को पढ़ो। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आएगी। पॉज करके अच्छे से बारी बारी से शांति से इस वीडियो को देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। आपका बॉस्किन कोचिंग क्लासेस जीके जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार। राम राम सा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली क्लास में।